Hello, my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is Right to Education Act 2009. I hope all you are doing well. So, आपने कभी ना कभी तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में सुना होगा. कैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट बच्चों को एम्पावर करने के लिए, उनकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट उन्हें एजुकेशन देने के लिए और हम सबको ह्यूमन राइट से अवगत कराने के लिए कैसे हमें कारगर है और क्या इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी, कौन सी एज ग्रुप के बच्चों को राइट टू एजुकेशन मिलता है, मतलब ये राइट है बच्चों को एजुकेशन गेन करने का. सो हम वन बाय वन इन फीचर्स के बारे में जानेंगे. इंट्रोडक्शन की बात करूं तो एवरीवन वांट्स टू बी अ एम्पावर. सब चाहते हैं कि वो सशक्त रहें, पॉवर्टी से दूर रहें, एम्प्लॉयड रहें और अपने आप को ऐसे लिफ्ट अप करें कि वो एक हमारी कम्युनिटी के या सोसाइटी के एक सिविलाइज्ड पर्सन कहलाएं. सो फॉर ऑल दिस आवर एजुकेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड एजुकेशन ऑल्सो प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल टू एम्पावर वीमेन, उनकी एक्सप्लॉयटेशन हटाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, या जो भी अब्यूज हो रहा है, असॉल्ट हो रहे हैं, लेबर हैं, बच्चों से लेबर कराया जा रहा है, डेमोक्रेसी में कोई भी ऐसी चीजें हमारी जो रुकावटें हैं उनको रिमूव करने में एजुकेशन विटल रोल प्ले करता है. और एजुकेशन सब तक पहुंचाने के लिए हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमारे पास हैं राइट टू एजुकेशन. सो कंसेप्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन कैसे आया? सबसे पहले राइट टू एजुकेशन ह्यूमन राइट्स, इसे ह्यूमन राइट की कैटेगरी में डाला गया है कि हर एक ह्यूमन को ये राइट है कि वो अपनी एजुकेशन को गेन कर सकें. सो इट इज इनरिच्ड इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट UDHR. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन द राइट द स्टेटस ऑफ अ ह्यूमन राइट. राइट टू एजुकेशन को एक ह्यूमन राइट का स्टेटस दिया है. इसके अंदर मतलब राइट टू एजुकेशन के तहत शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को, इस एज ग्रुप के बच्चों को कैसे एजुकेशन प्रोवाइड होती है. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन should be provided to that, must be provided to that child who is belong to the age group of 6 to 14. So it is compulsory to all government school out there or private school out there. They have to provide admission to the child who is belong to this category. This act further clarifies that free education means refer to no charges. बच्चों से कोई भी चार्जेस नहीं लेने हैं. इन टर्म्स ऑफ कोई स्पोर्ट्स चार्जेस नहीं लेना है, कोई एडमिशन चार्जेस नहीं लेना है, कोई ट्यूशन फीस नहीं लेनी है. मतलब फ्री मीन्स वी हैव टू मेक आवर एजुकेशन फ्री फ्रॉम एक्सपेंसेस. एंड कंपल्सरी मीन्स, by compulsory it means that entirely obligatory of the state provide free education, elementary education to the every child in the state or local area. मतलब कंपल्सरी का मतलब है कि किसी भी स्टेट में ये ओब्लाइज किया गया है कि आपके एरिया के जितने भी बच्चे हैं जो किस एज ग्रुप के हैं, 6 से 14 साल की एज ग्रुप के हैं, उन्हें एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करानी ही करानी है. किसी भी चाइल्ड को रिफ्यूज नहीं किया जाएगा कि आप अपनी एजुकेशन नहीं गेन कर सकते. एंड दे ऑल्सो एडमिटेड इन द क्लास विच इज देयर एज एप्रोप्रिएट. अगर नो चाइल्ड शुड बी रिफ्यूज टू गेट एडमिशन इन द स्कूल, इट मीन्स इफ द चाइल्ड इज ऑफ 10 ईयर्स तो उसे 4th क्लास में लाया जाएगा. अगर कोई 6 साल का है तो उसे पहली कक्षा में लेके आओगे. 8 साल का है तो उसे तीसरी कक्षा में लेके आओगे. ठीक है, ऐसे हमें एडमिशन प्रोवाइड करने हैं. तो ये सारी स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड इट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल कि अगर बच्चा 4th क्लास में एडमिशन पा रहा है तो आप उसके साथ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेनिंग भी करोगे, विच मीन्स कि वो बच्चा अपनी जो पिछली क्लासेस की लैकिंग हुई है या उन पिछली क्लासेस का जो भी चीजें लर्न नहीं कर पाया है, समझ नहीं पाया है, उसको भी वो समझाया जा सके. एंड देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन कि आप किसी को भी मना नहीं कर सकते हो, वो किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, किसी से भी बिलोंग करता है. विच मीन्स कंपल्सरी. हमारी गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया है कि कोई भी पेनल्टी, किसी टाइप का चार्जेस, किसी टाइप की रिफ्यूजन आप नहीं कर सकते हैं. सो फीचर्स की बात करें, फीचर्स ऑफ राइट टू एजुकेशन. फर्स्ट फीचर है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. फ्री मैंने कहा, फ्री क्या होता है? देयर विल बी नो टाइप ऑफ एक्सपेंसिव. कैसे एक्सपेंसिव? ना फीस का कोई एक्सपेंसिव लिया जाएगा, ट्यूशंस का कोई एक्सपेंसिव लिया जाएगा, एडमिशन का कोई एक्सपेंसिव लिया जाएगा.
ड्रेस, ट्रांसपोर्ट, किसी भी प्रकार का कोई भी हमें एक्सपेंसेस बच्चों से नहीं लेना है। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन इन द एज। रिलैक्सेशन भी मैंने अभी आपको बताया कि हमें बच्चों को एज एप्रोप्रिएट कैटेगरी में ही डालना है। नेक्स्ट है स्पेशल कोचिंग अरेंजमेंट्स। यही है कि आपको स्पेशल ट्रेनिंग उस बच्चे को देनी है, क्योंकि अगर वो बच्चा पिछड़ रहा है अपने बच्चों से, अपने एज ग्रुप के बच्चों से, तो ये टीचर्स की और स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे आप मेन स्ट्रीम तक लेके आओ। रिजर्वेशन फॉर सीट इन प्राइवेट स्कूल, 25% सीट्स आर रिजर्व्ड इन प्राइवेट स्कूल, कि आपको ऐसे बच्चों को एडमिशन देना है। एंड ज्यूरिसडिक्शन, ये सारी चीजें हमारे एक्ट के तहत आती हैं, तो जो स्कूल ये कार्य करते हुए, डिनायल करते हुए मिले तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएंगी। और किसके क्षेत्राधिकार में है, जैसे हमारी मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा गवर्नमेंट 3 टाइप से रूल बनाते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल लिस्ट, द स्टेट लिस्ट एंड तीसरी हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट में कौन कौन से आते हैं, हमारे स्टेट और हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों मिलकर इस पे अपनी जुरिसडिक्शन दे सकती हैं। तो स्टेट भी इसे इंटरफेयर कर सकता है इस मामले में, और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी स्टेट से उसके बारे में दे कैन आस्क। सो टीचर स्टूडेंट रेशो हमारी रहेगी 40:1। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिसमें हर एक बच्चे को, जैसे अगर कोई विकलांग है या फिर कोई हैंडीकैप बच्चा है, तो अगर वो सीढ़ियों से नहीं चल पा रहा तो उनके लिए रैंप्स बनाए जाएंगे। अवेलेबिलिटी देनी है, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, वॉशरूम, और ऐसे बनाए जाने चाहिए कि हर एक बच्चा उन्हें अवेल कर पाए। मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, स्कूल पूरा मैनेजमेंट को देखेगा कि कोई चीज कैसे है, किस बच्चे को मैनेज किया जा रहा है, उनके साथ स्पेशल ट्रेनिंग की जा रही है नहीं है, आपकी इनरोलमेंट सही से हुई है, रिटेंशन ठीक है, बच्चे ड्रॉप आउट तो नहीं कर रहे हैं। एंड करिकुलम भी हमारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि हम हर एक बच्चे को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। सो इन आवर क्लास देयर विल बी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी हमें ध्यान रखना है और हर एक बच्चे को एक जैसी वैल्यू करना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे 4 A's ऑफ आरटी। ये 4 A's बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब एजुकेशन को सब तक अवेल कराना है, और हमें क्या क्या करवाने हैं, हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं टीचर्स को एंड स्कूल को, कि जो हमारी टीचिंग एंड लर्निंग का एक मुख्य पार्ट है और हमारी टीचिंग एंड लर्निंग को इफेक्टिव बनाने का काम करते हैं। सेकेंड है हमारा accessibility. The education system should be accessible to all. Accessible to all. The positive step must be taken to include the most marginalized. जो हमारे सबसे ज्यादा marginalized हैं, जो deprived हैं, किसी प्रकार से disadvantaged रह गई हैं, उन सब के साथ आप काम करोगे, यही एजुकेशन आप सब तक पॉजिटिवली पहुंचाओगे। नेक्स्ट आती है हमारी एक्सेप्टेबिलिटी। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। आप किसी को मना नहीं कर सकते, आप किसी प्रकार के, जो भी बच्चा है, किसी कास्ट से, किसी कलर से है, किसी रिलीजन से, आप उन्हें किसी भी प्रकार से मना नहीं करोगे और ना ही उनको स्पेशल ट्रेनिंग देने से मना करेंगे। नेक्स्ट आता है अडेप्टेबिलिटी। जो हमारी नीड्स है सोसाइटी की, मान लो आपकी क्लास में ऐसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बच्चे हैं जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, तो आप उसे अडेप्ट करोगे और आप अपनी कक्षा के बच्चों को भी सिखाओगे कि इन फ्यूचर आपको अगर सोसाइटी में ऐसे बच्चे मिल जाएं तो आपको उनके साथ कैसा बिहेव करना है, और सिंपैथेटिकली एम्पैथेटिकली हम दोनों चीजें अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो अवेलेबल का मतलब हमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, ट्रेन टीचर्स देने हैं। अवेलेबिलिटी में आ जाएगा हमें बच्चों को क्या अवेल कराना है, रिसोर्सेज अवेल कराने हैं, टीचर्स अवेल कराने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेल कराना है और मटेरियल्स अवेल कराने हैं। एक्सेसिबिलिटी में क्या आ जाएगा हमारे कि एक्सेसिबल हो सबके लिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और पॉजिटिव स्टेप लिए जाए। एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कल्चरल हो, रिलीवेंट चीजें हो, इन सबको आप एक्सेप्ट करोगे और प्रोफेशनली ट्रेन टीचर्स ये सब काम करेंगे भी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब है आप सोसाइटी में जैसे रहोगे, जो भी आपकी कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन है, मतलब आपका जैसा भी कॉन्टेक्स्ट आपको अपनी कक्ष में मिल रहा है, आप उसमें अडेप्ट भी करोगे और बच्चों को भी ये पॉसिबिलिटी दोगे कि बच्चे भी उस वातावरण में रहते हुए अडेप्ट कर पाए और वो किसी के साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना करें। नेक्स्ट आता है यार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आरटी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। सो रोल ऑफ यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। इससे पहले मैं आपको यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन करा भी चुकी हूँ, आप सर्च कर सकते हो, मेरे चैनल पे मिल भी जाएगा अलग से, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इन्होंने क्या करा है, फैब्रिकेशन का काम किया है और स्ट्रेंथन करने का काम किया है कि एलिमेंट्री एजुकेशन को हम ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथन कर पाए। इसके बाद आर्टिकल 45 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ने कॉन्स्टिट्यूशन मेड किया है कि 1950 से स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी है।
कौन से एज ग्रुप को, एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, और दिस कमिटमेंट कुड नॉट बी मेट, देयरफॉर एफर्ट्स ऑफ अकम्प्लिश बाय वर्च्यू कंटिन्यूड। क्या कह रहे हैं, जब हमें 1950 में इसे राइट टू आर्टिकल 45 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ने इसे ये बोल दिया गया था कि ये सब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने के लिए। इसके बाद हमारी जो नेशनल पॉलिसी 1986 ने, इसने देखा कि जब ये मीटअप नहीं हुई है, मतलब इसकी जो भी ऑब्जेक्टिव थे ये हम अकम्प्लिश नहीं कर पाए हैं, तो एनईपी ने भी इसे अपना एक पैराडाइम बना लिया है और उस पर भी कार्य करना स्टार्ट किया। फिर 1986 में भी जब ये अकम्प्लिश नहीं हुए तो हमारा पीओए आता है 1992 में, इसने भी ये परसेप्शन दिया है कि एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस। सो क्या क्या बातें हुई हैं कि नेशनल परसेप्शन दिया है कि हर एक के लिए हमारी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। एनईपी थी जो हमारी 86 की, उन्होंने और भी बहुत सारे सिस्टमेटिक प्रोग्राम चलाए, जैसे शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट एसकेपी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था, लोक जम्बी प्रोजेक्ट आया था, आंध्र प्रदेश प्राइमरी स्कूल एजुकेशन प्रोजेक्ट आए, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट आया, यूपी ऐसे ही आया, महिला समाख्या आया, टीचर एजुकेशन भी आया, जिससे क्या हो सके हम और भी ज्यादा स्ट्रेंथ हम अप कर पाए। इसके बाद हमारी जो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम थे ये आए, डीपीईपी। इसके बाद हमारी डाइट्स की ऑर्गेनाइजेशन कराई गई, और गवर्नमेंट ने 6 to 14 ईयर्स की जो बच्चे थे उनके लिए एजुकेशन को यूनिवर्सल बनाया गया है कि वो एजुकेशन हमारी हर एक पॉपुलेशन के हर एक बच्चे तक पहुंच सके। देन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 86 में, एक्ट 2001 इंसर्टेड आर्टिकल 21A। इसमें क्या हुआ, हमारा आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया गया, इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 14, ठीक है, और इसे फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया। ये हमारा मौलिक अधिकार भी है अब कि हर एक बच्चे को शिक्षा मिलनी ही चाहिए। और इसके बाद हमारे पास कौन सा एक्ट लेके आए हम, RTE एक्ट 2009, एंड ये किस लेजिस्लेटिव के अंडर आता है, हमारे कौन से अमेंडमेंट से आया, 86 अमेंडमेंट से आया 2001 में, और इसे इंसर्ट कर दिया गया था 21A में, which means every child have to right to take the full elementary education satisfactorily, and जो भी essential component है वो भी हमारी गवर्नमेंट को फुलफिल करने पड़ेंगे। So the title of RT Act incorporates the word free and compulsory। इसका नाम ही जो इसका टाइटल है वो free and compulsory है। Free means no kind of expenses we can take from the child, and compulsory means we have to make the elementary education compulsion for each and every state, and हर एक local body तक हमें इसे पहुंचाना है। नेक्स्ट आता है रियलाइजेशन द राइट टू एजुकेशन फैसिलिटी ऑफ रियलाइजेशन अदर ह्यूमन राइट। मतलब अगर आप बच्चों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं तो वो इस एहसास के साथ या इस नॉलेज के साथ अपने अलग ह्यूमन राइट्स को भी जान पाएंगे। सो हैज रिजल्ट इन द होप ऑफ चाइल्ड टू बी एडमिटेड इन द स्कूल ऑफ द कंट्री। द एक्ट वाज कब आया, देखो आया राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारा 2009 में, पर इम्प्लीमेंट कब से हुआ है, 1st of April 2010 में। ऑल द जम्मू एंड कश्मीर वर टू इंट्रोड्यूस इन 31st March 2013। इससे हमारा जम्मू एंड कश्मीर में वही हो गया, इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था। एंड आर्टिकल 45 ने और क्या कहा है, सबसे पहले तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डीपीईपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इसके अंडर आए थे 45, एंड इसने एक और चीज बोली है, फ्री कंपल्सरी एजुकेशन, जिसे FCE बोला गया, फ्री एंड मत लगाना, FCE की फुल फॉर्म भी कई बार आ जाते हैं, जिसके विद इन हमें ऐसा फॉर्मुलेशन करना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10 ईयर्स में कि हम मोस्ट ऑफ बच्चों तक रीच कर पाए। देन है स्ट्रेटजीज ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट अंडर RT। अब हमारे जो डिफरेंट कैटेगरी के बच्चे हैं उनके साथ राइट टू एजुकेशन ने क्या कहा है, Right to Education Act 2009 has, besides providing for the category of normal child, considered many privileged or disadvantaged child। ये उन लोगों के लिए भी है जो हमारे नॉर्मल चाइल्ड से अलग हैं, डिप्राइव्ड हैं, डिसएडवांटेज्ड हैं, प्रिविलेज्ड हैं, और जिन्हें हम अपनी जो मेन स्ट्रीम तक आना जिनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो स्ट्रेटजीज क्या बनाई गई है, फैसिलिटी टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो हमारे EWS कैटेगरी के बच्चे हैं उन तक भी एजुकेशन पहुंचाई जाए, जिसके लिए मैंने आपको पीछे भी बात करी थी कि आपको जो अब गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें 25% का आरक्षण बच्चों को मिला है, एंड डिसएडवांटेज्ड जो स्कूल थे उनमें भी, माइनॉरिटी स्कूल्स में भी उनका एडमिशंस मिले हैं। So according to notification of issued by the Education Department, Delhi government, economic weaker section child is one of those parent have the total annual income, जिनकी annual income 1 लाख रुपए से कम हो, और all sources मतलब किसी भी प्रकार के सोर्स से अगर हम लगा ले तो उनकी annual income कम है, तो इन्हें भी हमारी एक बैकवर्ड कैटेगरी में डाला गया है जिसका नाम है EWS।
एंड इसको भी एक चीज और बना दी गई है NCL, आपने नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट भी सुना होगा, जिसे हम क्या मानेंगे, डिप्राइव्ड या डिसएडवांटेज चाइल्ड ही मानेंगे। तो इन बच्चों को भी हम इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके। एंड जो पर्सन हमारे डिसेबिलिटी के हैं, द पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम द डिसेबिलिटी, दे शुड ऑल्सो गेन द इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड प्रोटेक्शन एंड फुल पार्टिसिपेशन। ये किसने बात की है, एक्ट 1996 ने, जिसने ये कहा है कि हमारे वीकर सेक्शन को तो हम देंगे ही स्पेस, बट हमारे जो भी ऐसे लोग हैं जो सफर कर रहे हैं किसी भी चीज के कारण, हैंडीकैप हैं या फिर कोई डिसेबिलिटी है, तो उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, अलग से प्रोटेक्शन भी दी जाएगी एंड फुल पार्टिसिपेशन कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। सो कोटा की मैंने आपसे बात करी कि कोटा मिल रहा है। मिक्स्ड क्लास जो है हर एक बच्चे को हम इंक्लूड करेंगे। फ्री एजुकेशन के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। नो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। एंड सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, जहाँ रैंप बनाने हैं, सैनिटाइजेशन है, वॉशरूम्स हैं, ये सारी चीजें हम बच्चों को अवेल कराएंगे अपने स्कूल के अंदर ही। नेक्स्ट आती है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन एंड आरटी ने हमारी जो समावेशी शिक्षा है, इंक्लूजन का वर्ड ही कहाँ से निकला है, इंक्लूड करना, विच मीन्स वी हैव टू इंक्लूड ईच एंड एवरी चाइल्ड इन आर मेन स्ट्रीम एंड डिस्पाइट एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी दे हैव। सो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है, मतलब हमारे नॉर्मल कक्ष में हम कौन से बच्चे लेके आएंगे, चाहे वो डिसएडवांटेज्ड हैं, उन सबको आप एक ही कक्ष में लाके पढ़ाओगे। तो आरटी ने क्या कहा है सेक्शन 2D के अंडर कि हमें हर एक बच्चे को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, ट्रांसजेंडर है, किसी प्रकार का डिसएडवांटेज्ड है या किसी स्पेशल कैटेगरी से है, तो भी एटलीस्ट उसका 25% तो प्राइवेट स्कूल भी उसे रिजर्वेशन देंगे और इन्हें गवर्नमेंट स्कूल में भी हम एडमिट करा सकते हैं। देन है हमारे चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग इन आरटी एक्ट। ऐसे कौन कौन से हमारे चुनौतियां हैं जब आरटी एक्ट अप्लाई हुआ तो वो कंप्लीशमेंट तक नहीं पहुंच पाया। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल उस स्कूल से बाहर ही रहते हैं, उन्हें मेन स्ट्रीम तक लाना, या फर्स्ट जनरेशन जो चिल्ड्रन है उन्हें मेन स्ट्रीम तक लाना इज क्वाइट डिफिकल्ट। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रूल निकाला, स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोल दिया, डिस्ट्रिक्ट ने हमारे लोकल लेवल्स पे बोला, और लोकल लेवल्स के स्कूल में कैसे कौन ट्रीट कर रहा है। तो ये हमारी जितनी एजेंसीज हैं ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, इसका भी लैक है। वेरियस काइंड ऑफ स्कूल्स आर एस्टेब्लिश, मैं आगे बताऊंगी आपको, बहुत टाइप के स्कूल है, जैसे चलता फिरता मोबाइल स्कूल है, महिला समाख्या की मैंने बात करी है आपसे, ठीक है। तो ऐसे स्कूल बनाए गए हैं जिनमें बच्चा मतलब अपनी एजुकेशन गेन कर सके, कोई भी डिप्राइव्ड ना रहे। डिफरेंट लैंग्वेज, इसके लिए हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, अगर कोई बच्चा पढ़ाई करना चाहता है तो वो अपनी मदर टंग में ही करेगा। लैक ऑफ पैरिटी बिटवीन प्रिविलेज्ड एंड लेस प्रिविलेज्ड, तो मतलब एक चीज और है, हमारे पास प्रिविलेज्ड चाइल्ड तो है, कुछ इतने ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं, कुछ कम अंश तक प्रिविलेज्ड हैं, तो उनके साथ कैसे, मतलब जो उनके विशेष अधिकार है उन्हें वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके अभाव है कि हम उन्हें कैसे उनके बीच का कैसे डिफरेंसेस निकालें। नेक्स्ट है इम्बैलेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दे आर नॉट एबल टू टुक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इफ दे आर एबल तो दे डोंट वांट। और हमारी क्राउड या ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से भी इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट एनी काइंड ऑफ, या फिर किसी प्रकार की ऐसा हम संशोधन लेके आए जो हर एक तक एक लिमिटेड टाइम पे पहुंच पाए, तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। एंड मेनी डिजर्विंग केसेस डिप्राइव्ड एडमिशन, मतलब कुछ ऐसे एडमिशन भी हैं जिन्हें सच में एडमिशन मिलना चाहिए बट वो डिप्राइव्ड कर दिए जाते हैं। रिमीडियल स्टेप हैं जो हम कौन से ले सकते हैं अपनी जो ये शिक्षा का विशेष अधिकार है इसे देने के लिए। स्ट्रेंथनिंग द कोऑर्डिनेशन, हमारे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं उनके बीच में पहले कोऑर्डिनेशन बनाओ, एक रिपोर्ट फॉर्म कराएं कि वो एक दूसरे से सह सहयोग करते हुए कार्य कर सके। डेवलपिंग अ सेट ऑफ मॉडल रूल, हम कुछ रूल्स बनाएं कि आपको ये रूल्स के अंदर अबाइड कर दिया गया है, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके आने चाहिए, ये हमारा मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग MLL होना चाहिए। तो ऐसे रूल बनाने से भी थोड़ा सा रूल रेगुलेशन होने से हमारी एजुकेशन ज्यादा अबाइड हो जाएगी और बच्चों को ज्यादा मेन स्ट्रीम में लाया जा सकेगा। इंप्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरी चाइल्ड नहीं है, ठीक है। देन कर्बिंग कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जो हमारा एजुकेशन है अब कमर्शलाइज होता जा रहा है। जैसे आप देखोगे कि पहले प्राइवेट स्कूल्स के नंबर ऑफ प्राइवेट स्कूल ज्यादा थे, कम थे और गवर्नमेंट स्कूल ज्यादा थे, पर नाउ डेज एक लोकल गांव के अंदर भी 3 से 4 प्राइवेट स्कूल्स हैं। तो ये कमर्शलाइजेशन हो रहा है, कमर्शलाइजेशन होने से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन घट रही है, ठीक है। देन स्ट्रेंथनिंग द एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो हमारे एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स है जैसे डाइट है, NCTs है, इनको स्ट्रेंथन अप करो कि वो एक अच्छे ट्रेन टीचर दे सकें
और रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करें। देन शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दे कैन शेयर कितना एंड दे कैन डिवाइड देयर वर्कलोड। आफ्टर दैट द स्ट्रिक्ट चेक्स ऑन द फैब्रिकेटेड सर्टिफिकेट, जो रॉन्ग सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, जैसे अभी हमने बात करी ईडब्ल्यूएस की कोटा है तो बहुत सारे लोग फैब्रिकेटेड सर्टिफिकेट भी बनाते हैं एंड एनसीएल वगैरह भी बनवा लिए जाते हैं, जिससे भी हमारे जो एजुकेशन है उसमें धांधलियां हो रही हैं। अगर मैं अप्रेजल की बात करूं कि क्या मूल्यांकन हुआ है, देयर आर सो मच क्रिटिसिज्म, क्यों अब तक नहीं करे गए हैं, क्या ऐसी चीजें थी कि हम उन्हें अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सो अगर ओवरऑल अकॉर्डिंग टू मी एंड मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट ये है कि हमारी आरटी से बहुत सारे फायदे भी हुए हैं एंड वी कैन प्रेज आवर आरटी कि बहुत सारे बच्चे जो हैं मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। हमारे आरटी के साथ साथ भी हमने ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाई, हमने ऐसे बहुत सारी कमिटीज़ बना के बिठाई कि जो हमारी आरटी को अचीव करने के लिए हेल्प कर सकें और अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी लेके आए गए। बट क्रिटिसिज्म भी है, मैं फिर कह रही हूँ, क्योंकि हमने ये टारगेट लिया था कि 10 साल में हम पूरी लिटरेसी को गेन कर लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ है। सो देयर इज अ क्रिटिसिज्म ऑल्सो। एवरी प्रोजेक्ट, एवरी कमेटी हैव देयर वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो कुछ सब सेक्शंस में तो हमारे वीक पॉइंट भी हैं, बट कुछ सेक्शंस में हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी हैं। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो बहुत सारे बच्चे हमारे मेन स्ट्रीम में आए हैं, हर एक डिप्राइव्ड बच्चे को मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हुई है, सबको एक जैसा माना गया है। और 31 मार्च 2013 से तो ये अब हमारे जम्मू कश्मीर में भी क्या हो गया है, इम्प्लीमेंटेशन हो गई है। स्ट्रेंथ क्या है, ये एजुकेशन को स्प्रेड कर रही है, अच्छे से हमारी लिटरेसी बढ़ रही है हमारे देश की, और एजुकेशन को हर एक सिंगल चाइल्ड तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बेसिक एजुकेशन दी जा रही है कि एटलीस्ट बच्चा नॉर्मल जो चीजें हैं वो पढ़ पाए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इजीली बैठ पाए, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे वो डे टू डे लाइफ में डील करता है। तो मैथ्स की हो गई या लिटरेचर रिगार्डिंग हो गई, सेकेंड लैंग्वेज सीखने की हो गई, तो हमारी इन एजुकेशन से बच्चा क्या कर पाए, बेसिक नॉलेज गेन कर पाए। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग व्हेन द चाइल्ड इज वेरी एजुकेटेड, या एजुकेटेड होने के बाद उसकी सोशल लाइफ भी बढ़ती है और उसे वोकेशंस भी अच्छे प्रोवाइड होते हैं, तो उसकी लाइवलीहुड बहुत आराम से चल रही है। अब बून फॉर द अंडर प्रिविलेज, उन बच्चों के लिए बिल्कुल वरदान है जो अंडर प्रिविलेज थे, जो मेन स्ट्रीम तक नहीं आ सकते थे, जिन्हें मौका ही नहीं दिया जा रहा था। इट इज अ लाइक अ अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ देम। एक्स्ट्रा केयर फॉर द वीक स्टूडेंट, जो हमारे ऐसे बच्चे रह गए हैं जो मेन स्ट्रीम में बहुत लेट आए हैं, तो उनकी एक्स्ट्रा केयर की जा रही है और फ्री एजुकेशन होने से सभी बच्चे इसे अवेल भी कर पा रहे हैं। अगर मैं बात करूं वीकनेसेस की कि ऐसी कौन कौन सी कमजोरियां हैं जो आरटी में रह गई हैं, क्वालिटी सेक्रीफाइस हो रही है, क्योंकि रिटेंशन की बात हो रही है। रिटेंशन इन द टर्म्स, अगर आपके पास 100 बच्चों ने एडमिशन लिया, अगले साल आपके पास 40 बच्चे रह गए हैं, तो रिटेंशन पे बात किया गया कि इनरोल कराओ, रिटेन करके रखो। बट बहुत ऐसा होने से जब आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हैं, सभी आ गए हैं एजुकेशन में, ये एक नुकसान नहीं है, फिर भी हमारे पास कुछ जो क्लासेस है या कुछ हमारे पास ऐसे स्पेसिफिक एरिया भी हैं जहाँ पे नंबर ऑफ टीचर्स पूरे नहीं है, तो हमारी क्वांटिटी की वजह से क्वालिटी भी घट रही है। बर्डन ऑन टीचर्स को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा लेबर करना पड़ रहा है जो बच्चे लेट आए हैं। देन है सेटबैक टू द गुड एजुकेशन, जो हमारी अच्छी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड होनी चाहिए, वो अच्छी एजुकेशन भी प्रोवाइड नहीं हो रही है। वेरी एक्सपेंसिव एनएचआर, कैसे, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा लेबर करना पड़ रहा है। इनरोलमेंट के लिए भी टीचर्स को लोकल पेरेंट्स से भी बात करनी पड़ रही है, लोकल बॉडीज से बात करनी पड़ रही है, और ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन करना इज ऑल्सो क्वाइट एक्सपेंसिव। एंड शॉर्ट ट्रेन टीचर, मैंने अभी कहा था कि बहुत जगहों पे तो लैक ऑफ टीचर्स है, और अगर टीचर्स हैं सो दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर द स्पेशल ट्रेनिंग। सो दिस इज आरटी की हमने राइट के बारे में जाना। क्या राइट है, सबसे पहले ये एक ह्यूमन एंड फंडामेंटल राइट बन गया है, जिसके अंदर आपकी जो एजुकेशन है उसे आपका फंडामेंटल राइट बना के कॉन्स्टिट्यूशन के 86 अमेंडमेंट के साथ हमें ये 21A में ऐड कर दिया गया है कि हमारा ये फंडामेंटल राइट है। दूसरा आर्टिकल 45 ने भी यही बात करी है कि आप बच्चों को, किसी भी प्रकार के जो बच्चे हैं उन्हें आप डिप्राइव्ड नहीं कर सकते, और सबको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड होगी। इम्प्लीमेंटेशन इसकी 1 अप्रैल 2010 से हुई, ये जरूर ध्यान रखना है आपको। और बहुत सारे ऐसी हमारे एडवांटेजेस और स्ट्रेंथ थी जिससे हम स्कूल्स को इक्विप कर पाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दे पाए हैं, और बहुत सारी ऐसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज भी बनी है जिन्होंने आरटी को अचीव करने के लिए पूरा जोर लगाया है। और आरटी ने बहुत सारा ऐसा कार्य भी किया है जिससे कि हम बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन दे पाए हैं, और फ्री एजुकेशन होने से तो और भी ज्यादा फायदा हुआ है कि सभी इसे अफोर्ड कर पा रहे हैं। सो ये पूरा आरटी के बारे में था। 4 A's भी मैंने आपको बताए कि हमारी क्या होगी, अवेलेबिलिटी, अवेल कराना है चीजों को, एसेस कराना है, एक्सेसिबिलिटी दिखानी है बच्चों तक हमें, उसके बाद क्या कराना है,
एक्सेप्ट करना है सबको, एंड लास्ट में अडेप्टेशन सिखाना है कि सब अपने जैसे एनवायरमेंट में रहते हैं, अडेप्ट करें और सभी बच्चे भी उन्हें अडेप्टेबिलिटी करें. सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक. कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स. If you have any kind of query, then you can comment down. Bye bye, take care.